अपने परदेसी शौहर की याद सता रही थी और इन्हीं यादों में खोई हुई मैं सोने के लिए बिस्तर लगाने में मसरूफ़ थी। अभी मैंने बिस्तर पूरी तरह सीधा भी नहीं किया था कि मेरी बेटी ने अचानक एक अजीब-सी ज़िद करना शुरू कर दी। मैंने गुस्से और हैरत के मिले-जुले तासुरात के साथ उसे देखा और उससे कहा, "बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो हमेशा से मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोती आई हो। फिर आज अचानक ये सब क्यों कह रही हो?" लेकिन वो मेरी बात सुनने के बजाय रोने लगी और रोते-रोते कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मैं तो भाई के साथ उसी के कमरे में सोऊँगी। उसकी ये ज़िद ना सिर्फ़ अचानक थी, बल्कि बिल्कुल बेवजह भी थी, क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे दिल में ये ख़्याल क्यों आया है? तो वो बोली, मामा, मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी मामा के साथ नहीं सोती, बल्कि अपने बहन-भाइयों के साथ रूम शेयर करती हैं और आपने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लगाया हुआ है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं आपके बगैर भी सो सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं हल्का-सा मुस्कुरा दी और नरमी के साथ उसे समझाने लगी कि बेटा, उनके पास और भी बहन-भाई होंगे, तुम्हारा तो सिर्फ़ एक ही भाई है और फिर तुम्हारे बाबा भी यहाँ नहीं होते, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखती हूँ। मगर वो तो जैसे सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो मुसलसल रोती रही। मैंने बार-बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम होती चली गई। मेरा बेटा अब जवानी की उम्र में दाखिल हो रहा था। वो 16 साल का हो चुका था और 12 साल की बेटी को उसके साथ एक ही कमरे में सुलाना मुझे दिल से ठीक नहीं लग रहा था। हालाँकि मैंने तो उस वक़्त ही दोनों बहन-भाइयों के बिस्तर अलग कर दिए थे, जब साहिल 10 साल का हुआ था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि एक ख़ास उम्र के बाद लड़के और लड़की का अलग सोना ज़रूरी होता है। मगर आज न जाने महानूर को क्या हो गया था कि वो इसी बात पर ज़िद करके बैठ गई थी। वो बार-बार यही कहती जा रही थी कि वो मेरा भाई है, फिर मैं उसके कमरे में क्यों नहीं सो सकती? मैं उसे ये बात समझाना चाहती थी कि भाई-बहन के रिश्ते में भी हया और हद का एक पर्दा होता है। मगर मुझे ये भी एहसास था कि उसका ज़हन अभी इस बात को समझने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। यही सोचकर मैं खामोश हो गई और आखिर में दिल पर पत्थर रखकर ये कह दिया कि ठीक है, आज की रात अपने भाई के कमरे में सो जाओ। मैंने उसका बिस्तर उठाया और उसे साहिल के कमरे में जाकर लगा दिया। उस वक़्त साहिल दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो मैंने उसे बताया कि आज महानूर उसके साथ सोएगी। ये सुनकर वो बेहद खुश हुआ और उसने बगैर किसी झिझक के महानूर को गले लगा लिया और खुशी से बोला कि बहुत अरसे बाद हम दोनों बहन भाई एक साथ सोएंगे। दोनों के चेहरों पर खुशी वाज़ेह थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अनजानी सी बेचैनी ज़रूर मौजूद थी। ऐसा हरगिज़ नहीं था कि मुझे अपने बच्चों पर एतमाद नहीं था, मगर मैं जिस घराने में पली-बढ़ी थी, वहाँ बच्चों की तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और छोटी-छोटी बातों को भी बहुत अहम समझा जाता था। वो दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मेरे शौहर जद्दा में नौकरी करते थे और मैं यहाँ दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती थी। हमारा घर अगरचे छोटा था, मगर हमारी ज़िंदगी पुरसकून थी। मेरे शौहर हर 2 साल बाद छुट्टियों पर आते थे और वो हमेशा यही कहते थे कि जब बच्चों का मुस्तकबिल सँवर जाएगा, तो वो हमेशा के लिए वापस आ जाएँगे। मैंने अपने कमरे में आकर उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने हस्बे मामूल महानूर के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि आज वो अपने भाई के कमरे में सो रही है। ये सुनकर वो खुश हो गए। हँसते हुए कहने लगे कि चलो, आज तो तुम्हें मुझसे तन्हाई में बात करने का मौका मिल गया। मैंने उन्हें दिल की बेचैनी बताई, तो उन्होंने कहा, फ़ज़ूल बातें मत सोचा करो, तुम बिला वजह शक करती हो। मुझे अपने बच्चों पर पूरा यकीन है, वो बहुत अच्छे और नेक बच्चे हैं। उनकी बातों से मैं वक्ती तौर पर मुतमईन हो गई और हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, वरना अक्सर ऐसा होता था कि महानूर फ़ोन मुझसे छीन लेती थी और इतनी देर तक बातें करती रहती थी कि आखिर में मेरे शौहर खुद फ़ोन बंद कर देते। रात तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने फ़ोन रखा और बच्चों को देखने के इरादे से कमरे से बाहर निकली, तो मैं यकदम चौंक गई, क्योंकि साहिल के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। हालाँकि मुझे अच्छी तरह याद था, वो कभी भी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोता था। ये बात मेरे दिल में एक बार फिर बेचैनी पैदा कर गई। मैंने सोचा कि दरवाज़ा खटखटाऊँ, मगर फिर ख़्याल आया कि बच्चे सो चुके होंगे और उन्हें जगाना मुनासिब नहीं होगा, और अगर उन्होंने पूछ लिया कि मैंने दरवाज़ा क्यों खटखटाया है, तो मैं क्या जवाब दूँगी? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी अमल से मेरे बच्चे ये महसूस करें कि उनकी माँ उन पर शक करती है। इसी सोच के साथ मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर नींद मेरी आँखों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर गुज़री थी कि मुझे साहिल के कमरे की तरफ से एक अजीब-सी आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर फ़ौरन वहाँ गई, मगर आवाज़ अचानक बंद हो गई। मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद मुझे वहम हुआ है। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने सोने की कोशिश की,
मगर कुछ देर बाद फिर वही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। इस बार भी मैंने खुद को यही कहकर चुप करा लिया कि ये मेरा वहम है। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं फ़ौरन साहिल के कमरे में गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। साहिल कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये उसका कॉलेज का पहला साल था, जबकि महानूर अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। हालाँकि वो तो हमेशा मेरे जगाने से पहले खुद वक़्त पर उठ जाया करती थी। मैंने कई बार उसे आवाज़ दी, मगर वो नहीं जागी। आखिरकार मैंने उसे ज़बरदस्ती उठाया, तो वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। उसकी आँखें नींद की कमी की वजह से सुर्ख थीं, और मैंने हैरत के साथ उससे पूछा, "क्या तुम रात भर जागती रही हो? क्या अब तुमसे उठा भी नहीं जा रहा?" मेरी बात सुनकर वो बुखला गई और फ़ौरन पूरी आँखें खोलकर हड़बड़ा कर बैठ गई और कहने लगी, "नहीं अम्मा, मैं और भाई तो फ़ौरन ही सो गए थे। आपको पता है, मुझे वक़्त पर सोने की आदत है।" मैंने उसे घूरते हुए देखा और कहा, "इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया है?" मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर जल्दी से उठी और मुँह धोने के लिए भाग गई। महानूर का ये रवैया मुझे बहुत ही गैर मामूली लगा था। खैर मैंने खुद को सँभाला, उन दोनों को तैयार किया और भेज दिया। और फिर जब मैं अपने बेटे के कमरे से बिस्तर उठाने के लिए गई, तो मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरे ज़हन में फ़ौरन सवाल आया कि मेरे बेटे के कमरे में इस चीज़ का क्या काम था? क्योंकि आज से पहले तो मैंने ये चीज़ वहाँ कभी नहीं देखी थी। मैंने खामोशी से बिस्तर उठाया, कमरे की सफाई की, खाना भी तैयार कर लिया और फिर कुछ देर बाद दोनों बच्चे वापस आ गए। मैंने दिल में सोचा कि सीधी तरह साहिल से पूछ लूं कि रात भर वो दोनों क्या कर रहे थे, मगर फिर मैं खुद ही खामोश हो गई, क्योंकि आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा। पहले माँ बाप सख्ती से सवाल करते थे और बच्चे डर कर जवाब दे दिया करते थे। लेकिन आज के दौर में अगर बच्चों से ज़्यादा सवाल जवाब किए जाएं, तो वो माँ बाप से ही चिढ़ने लगते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिलों में दूरियां पैदा होने लगती हैं। बस यही सोचकर मैं खामोश रही। हालांकि दिल के अंदर यह एहसास भी था कि शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ज़माना बदल जाने से तरबियत के असूल नहीं बदलते। माँ बाप की सख्ती का बदलते हुए वक्त से कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर माँ बाप बच्चों पर नज़र ना रखें और वक्त पर सख्ती ना करें, तो औलाद जंगली घास की तरह बिगड़ जाती है। अगली रात जब मैं दोबारा बिस्तर लगाने लगी, तो एक बार फिर महनूर ने जिद पकड़ ली कि वो अब रोजाना भाई के कमरे में ही सोएगी। मैंने नाराजगी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती, तो मेरे साथ ही सो जाओ। मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। इतने में मेरे शौहर का फोन आ गया और उसने अपने बाबा से मेरी शिकायत कर दी कि मैं उसे भाई के कमरे में सोने की इजाजत नहीं दे रही। ये सुनकर मेरे शौहर भी गुस्से में आ गए और कहने लगे कि महानूर का बिस्तर साहिल के कमरे में ही लगा दो। अच्छा है, हमें भी एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ फुर्सत के लम्हे मिल जाएंगे। शौहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई और दिल पर बोझ लिए मैंने महानूर का बिस्तर उठाकर साहिल के कमरे में लगा दिया। वो दोनों बहन भाई फिर एक साथ सो गए थे। मैं अपने शौहर से बात करके फारिग हुई और जब कमरे से बाहर निकली, तो देखा कि साहिल के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह साहिल को मना करूंगी कि वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करके ना सोया करे। मगर उस रात भी उसके कमरे से अजीबो गरीब आवाज़ें आती रहीं, जैसे अंदर कुछ खटपट हो रही हो। आधी रात के बाद मुझसे रहा ना गया, तो मैंने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा बजाया। पहली दस्तक पर दरवाज़ा ना खुला, लेकिन तीसरी दस्तक पर साहिल ने नींद भरी आंखों के साथ दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा, "अम्मा, क्या हो गया है? इतनी रात को क्यों जाग रही हैं आप?" अपने बेटे की नींद खराब करने पर मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने साहिल से उन आवाज़ों के बारे में पूछा, तो उसने कंधे उचका दिए और कहा, "महानूर गहरी नींद सो रही है और मैं भी सो रहा था। आपको वहम हो गया है, जाकर सो जाएं।" ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगा, तो मैंने उसे रोककर कहा, "दरवाज़ा लॉक ना करो। तुम दोनों अभी बच्चे हो, मुझे फ़िक्र लगी रहती है।" मेरी बात सुनकर उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बस ओके कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन लॉक नहीं किया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और खुद को बार-बार यही समझाती रही कि शायद मैं हद से ज़्यादा सोच रही हूँ और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मगर सिर्फ़ 2 दिन बाद ही महानूर के स्कूल से फ़ोन आ गया और टीचर ने फ़ोन पर ऐसी बात कही कि मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे फ़ौरन स्कूल आने को कहा और मैं बग़ैर वक़्त ज़ाया किए फ़ौरन स्कूल पहुँच गई। महानूर की टीचर ने ख़ुसूसी तौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगीं कि महानूर हमारी क्लास की बहुत ही लायक और ज़हीन बच्ची रही है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से न जाने इसे क्या हो गया है, क्योंकि वो सारा वक़्त क्लास में ऊँघती रहती है और पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता। 2 दिन से उसने टेस्ट भी गलत देने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ मदऊ किया है,
ताकि मामला ज़्यादा बिगड़ने से पहले हम बात कर लें, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो रात भर सो ही नहीं पाती। अब तो उसने अपने दोस्तों से बातचीत भी तकरीबन छोड़ दी है, ज़्यादातर खामोश रहती है, बस जैसे तैसे पढ़ाई करती है और उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। उसने स्क्वाश कंपटीशन से भी अपना नाम निकलवा लिया है, हालांकि पिछले कई सालों से ये मुकाबला वो ही जीतती आ रही है। क्या आपके घर में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से महानूर इतनी परेशान और डिस्टर्ब नजर आ रही है? टीचर की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि महानूर तो हमेशा से पढ़ाई में बहुत शौकीन थी। मैंने कभी उसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया था, वो खुद ही दिल लगा कर पढ़ती थी। फिर अचानक उसकी परफॉर्मेंस क्यों खराब हो गई थी? यकीनन कोई ऐसी बात थी जो मेरी नज़र से ओझल थी और जिसका जानना मेरे लिए ज़रूरी था। मैंने टीचर को यकीन दिलाया कि मैं खुद महानूर की पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और हमारे घर में फ़िलहाल कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से वो इस हद तक परेशान हो। टीचर ने कहा कि इम्तहानात करीब हैं, इसीलिए मैंने आपसे बात करना मुनासिब समझा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने महानूर पर ख़ास तवज्जो दी और फिर घर वापस आ गई। लेकिन मेरा दिल सख्त बेचैन था और जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि महानूर का अचानक अपने भाई के कमरे में सोने की जिद करना, रात भर जागना और उनके कमरे से आने वाली अजीब आवाज़ें आखिर क्यों हो रही हैं? मैंने फैसला किया कि मैं खामोशी से हकीकत देखूंगी। उसी रात मैंने दोनों का बिस्तर ठीक तरह से लगा दिया और जब दूध के गिलास रखने के लिए कमरे में गई तो मौका देखकर एक तरफ छुप गई। कुछ देर बाद वो दोनों कमरे में आए, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गए। उनकी बातों और सरगोशियों की आवाज़ें सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। मैं सांस रोके लेटी रही कि अचानक महानूर बिस्तर से उठी और वॉशरूम चली गई और फिर जब वापस आई तो उस लम्हे मेरे दिल पर जैसे किसी ने ज़ोरदार धचका दिया हो। उस मंज़र ने मेरे सारे वहम हकीकत में बदल दिए। मुझे लगा कि शायद मैं अपने बच्चों की सही तरबियत ही नहीं कर पाई और ना ही उन्हें बर वक्त सही और गलत का फ़र्क समझा सकी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ देर तक मैं खुद को संभाल न सकी। फिर जब मेरे सब्र की हद ख़त्म हो गई तो मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर उन दोनों के सामने जा खड़ी हुई। मुझे देखते ही वो घबरा गए और शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। गुस्से और दुख से भरे दिल के साथ मैंने महानूर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और तुम इस हद तक कैसे पहुंच गई, और ये किस तरह का लिबास पहन रखा है तुमने, और भाई के सामने इस लिबास में आते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बात सुनकर महानूर मुंह बनाकर कहने लगी, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आप तो बहुत ही शक्की किस्म की माँ हैं। मैंने तो कोई इतना भी बुरा लिबास नहीं पहन रखा। महानूर की इस बात पर मैंने हैरत से उसे सर से पांव तक देखा। वो छोटे से स्कर्ट और शर्ट में मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी कि उसने कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने बेटे को घूर कर देखा और कहा, चलो वो तो कम उम्र थी, तुम तो बड़े हो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब कितना गलत है जो तुम दोनों कर रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझ पर क्या गुजर रही है? कुछ अंदाजा है तुम दोनों को इस बात का? इन्हीं कारनामों के बायस तुम दोनों की पढ़ाई भी मुतासिर हो चुकी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरी दी हुई आज़ादी और छूट का इतना गलत फ़ायदा उठाओगे। और महानूर के पास ये लिबास कहाँ से आया है? मेरे पास पूछने को इतने सवाल थे कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या पूछूं और किस बात पर गुस्सा करूं। बच्चों को बुरा कहूं या अपनी तरबियत की कमी पर सर पीटूं। साहिल सर झुकाकर कहने लगा, अम्मा, कॉलेज में ये सब कुछ आम है, लड़के लड़कियां सब खुलेआम यही सब कुछ तो कर रहे हैं, मगर आपने हम पर इतनी पाबंदी लगा दी है कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो शायद हमें तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना होता और हम कुएं के मेंढक बनकर रह जाते। जब एक दिन आप बाजार गई थी, उस दिन मैंने महानूर को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियोस दिखाई थी, जिन्हें देखने के बाद महानूर को भी शौक हुआ कि हम दोनों भी यही करते हैं। और फिर जब हमने ये शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें इतना मज़ा आया कि हम दोनों अब सारी रात यही करते हैं। लोग तो इसी काम से इतना पैसा कमा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं क्यों आप हम दोनों पर हर वक्त पढ़ाई का इतना प्रेशर डालती रहती हैं। साहिल की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और उससे पूछा कि आखिर तुम्हें ये सारी पट्टियां किसने पढ़ाई हैं और पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? साहिल कहने लगा,
आज के दौर में पढ़ाई की कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में हर कोई वीडियोस बनाता है, नाचता गाता है, प्रैंक करता है और मशहूर हो जाता है। सिर्फ मशहूर ही नहीं होता, बल्कि पैसे भी कमाने लगता है। जब ये सब मैंने महानूर को दिखाया, तो उसे भी वीडियोस बनाने का काम अच्छा लगा और फिर अब हम दोनों ने मिलकर डांस वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। आप तो हमें हरगिज़ भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। इसीलिए हमने चोरी चुपके से ये काम शुरू किया। हमारी हर वीडियोस पर हज़ारों लाइक आते हैं। लोग हमें पसंद कर रहे हैं। एक दिन हम इस काम से कमाना भी शुरू हो जाएँगे। पढ़ लिख कर हमें क्या हासिल होगा? फिर साहिल ने अपना फ़ोन खोलकर मुझे अपना टिकटॉक अकाउंट दिखाया, तो मैं शर्म से लाल पीली हो गई, क्योंकि टिकटॉक पर मेरी बेटी ने तो बेहयाई की हर हद पार कर रखी थी। वो दोनों हर वीडियो में एक दूसरे का हाथ पकड़े रक्स करने में मसरूफ़ थे और लोग कमेंट्स में न जाने क्या कुछ लिख रहे थे। मेरे घर की इज़्ज़त मोबाइल फ़ोन की ज़ीनत बन गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ साहिल के मुँह पर मारा और उसे कहा कि ये हरकत करने से पहले कम से कम एक दफ़ा मुझे बताते तो सही। फिर मैं तुम्हें बताती कि क्या सही है और क्या गलत। क्या इस तरह पैसा कमाना ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? अपनी बहन की इज्जत को सरेआम बाजार में हजारों लोगों के आगे पेश कर रहे हो। न जाने ये कौन कौन लोग होंगे जो तुम्हारी बहन को इन कपड़ों में रक्स करता देख रहे होंगे। किसकी नीयत में कितना फतूर होगा, कौन जानता है। जानते हो आज हम क्यों बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है और तुम्हें उसके इस्तेमाल की आज़ादी मिली हुई है। साहिल को एकदम ही चुप लग गई थी। वो सर झुकाए खड़ा हो गया था। शायद उसकी समझ में मेरी बातें आने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने दोनों बच्चों पर डाली, जो अभी कच्ची उम्रों में थे और शायद सही और गलत का पूरी तरह फ़र्क भी नहीं जानते थे। उन्हें बस ये नज़र आ रहा था कि ये पैसा कमाने का आसान तरीका है, जिसमें मज़ा भी आता है और मशहूरी भी मिलती है। लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो दोनों समझ रहे थे कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है और ये सब करके भी इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। मैंने उन दोनों को अपने पास बिठाया और बताया कि पढ़ाई लिखाई इंसान में शऊर पैदा करती है, उसे सही और गलत का रास्ता बताती है। पहले के लोग शादी पर रक्स करने के लिए बाहर से औरतें बुलवाया करते थे। अब तो घर की औरतें खुद ही डांस फ्लोर पर खड़ी हजारों लोगों के दरमियान अपना रक्स पेश करती हैं और किसी को ये बात बेहयाई वाली भी नहीं लगती। शायद यही हमारे मुआशरे की बर्बादी की वजह है कि मासूम छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों से शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर खुलकर बात की थी और उन्हें इस चीज़ के नुकसानात के बारे में बताया था। इन चीज़ों से मुआशरे में किस तरह का रुझान पैदा हो रहा है। उन दोनों के साथ ये मेरी पहली बातचीत थी जिसमें मैंने माँ होने को एक तरफ रखकर दोस्त होने को तरजीह दी थी और बिल्कुल दोस्तों की तरह उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाया था, क्योंकि अगर इस वक्त मैं उन दोनों को ना रोकती तो शायद वो दोनों इसी काम को ही अपनी फलाह का रास्ता समझ लेते और ये भूल जाते कि हम मुसलमान हैं और हमारी फलाह और कामयाबी कम से कम इस टिकटॉक और स्नैपचैट के रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे को इस ज़माने की ये नई हवा उस कॉलेज से लगी थी जिसे वो अपने साथ घर तक ले आया था और अपनी बहन को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि हर चीज़ के इस्तेमाल करने का एक तरीक़ाकार होता है। अगर वो यही टिकटॉक एक अच्छे कंटेंट के लिए इस्तेमाल करें, कोई दीनी मज़हबी चीज़ें डालें या फिर दुनिया के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाएं, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। इस तरह नाच गाना करके न सिर्फ वो खुद दोनों गुनाह कमा रहे थे, बल्कि न जाने कितने और लोग उन दोनों को देखकर गुनहगार हो रहे थे। मेरे समझाने पर उन दोनों को मेरी बात समझ आ गई थी। मेरे शौहर ने हमेशा मुझे और मेरी सोच को तंग नज़र कहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे बच्चे भी मुझे तंग नज़र औरत समझते थे और मुझसे अपनी बातें खुलकर शेयर नहीं करते थे। मगर जब मैंने उनके साथ दोस्ती शुरू की, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात बताने लगे। मुझ पर से शक्की औरत का टैग हट गया, क्योंकि मैं शक्की मिजाज की नहीं थी, बल्कि मैं इस्लामी असूलों पर चलना चाहती थी और अपने बच्चों की तरबियत उसी तरह करना चाहती थी जिस तरह एक मुसलमान माँ को करनी चाहिए। उस दिन जब मुझे बेटे के बिस्तर पर से एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर मिला था, मैं उसी दिन खटक गई थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। और मेरा शक दुरुस्त निकला था, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में वो दोनों ही स्पीकर पर गाने लगाकर डांस सीखा करते थे और जब मैं मौजूद होती
तो फिर मोबाइल फ़ोन से ही काम चला लेते थे। उनके नाच गाने की आवाज़ों से होने वाली धम-धम मेरे कानों में पड़ती थी और वो दोनों झूठ के सहारे सब बातों को छुपा लेते थे। लेकिन एक माँ अपने बच्चों की हर बात से वाकिफ़ हो जाती है, इसलिए मुझे भी सच पता चल गया था। मैं सब माँओं से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को उस वक़्त बहुत अच्छी तरबियत करें और उनकी तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। ये मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ बच्चे नाच, गाने और प्रैंक को दुनिया समझ बैठे हैं और उन्हें लगता है कि यही हमारा रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन दर हकीकत हमारी बर्बादी की यही वजह है। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है? प्लीज़ हमें अपने इज़हार ख़्याल से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।